हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 और इसमें सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी है हमारी द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिन। ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में नहीं आई थी, बहुत ही छोटे और कम क्वेश्चंस आए थे इसके, तो उम्मीद है कि इस बार इससे कुछ questions मिल सकते हैं. So we'll start with the most important to the least and we'll cover all the syllabus. तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो and press the notification bell so that you're notified as soon as I upload the video. So without any further delay, let's move to the story of an hour by Kate Chopin. केट चॉपिन ने ये स्टोरी लिखी है 1894 में। 1894 में विमेन इतनी एम्पावर्ड नहीं थी एंड आज भी कंपेयर टू मैन विमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, बट सिचुएशन कुछ बेहतर है। तो इस स्टोरी को पहले पब्लिश करा गया था किस नाम से, द ड्रीम ऑफ एन आवर से। ये आर का क्या है, एक ही घंटे की स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी विद इन 1 आवर। ऑल द इवेंट्स, ऑल दीज ड्रामेटिक इवेंट्स हैपन विद इन 1 आवर एंड इट इज़ मेटाफोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सिम्बलिज्म है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटैगनिस्ट की हमारी डेथ है वो एक्चुअल डेथ है, वो उसकी डिज़ायर्स की भी डेथ है, राइट। एंड इट इज़ लाइक अ ड्रीम, इट हैपन्स लाइक अ ड्रीम, फटाफट सारे इवेंट्स होते हैं एंड देर इज़ अ क्लाइमैक्स, इट्स अ स्टोरी एंड देन सडनली अ ड्रीम ब्रेक्स। सो इट वॉज नेम द ड्रीम ऑफ एन आवर। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज होके हो गया द स्टोरी ऑफ एन आवर। द स्टोरी ऑफ एन आवर भी जस्टिफाइड टाइटल है क्योंकि ये विद इन आवर होती है एंड इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी, दिस हैपन एंड दिस हैपन विद द प्लॉट ट्विस्ट, विद क्लाइमैक्स एंड विद एवरीथिंग विद इन एन आवर. So without any further delay, let's come to the text. I will recommend that you keep your text in front of you. टेक्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टेक्स्ट पढ़ना भूल जाते हैं और आजकल हमारे बोर्ड के पैटर्न में छोटे क्वेश्चंस हैं, वी हैव स्मॉल क्वेश्चंस। उसके लिए वी नीड टू अंडरलाइन इन अ टेक्स्ट, क्योंकि हम बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, हम बार बार अपने टेक्स्ट पे जाएंगे, फटाफट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और एग्जाम में जाएंगे, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रैटेजी से भी पढ़ना ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि एक बार बिना मन के पढ़ लिया फिर उसको बार बार पढ़ना पड़े। एक ही बार इस चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ लो कि इफ़ यू इवन इफ़ यू गिव योर एग्जाम डायरेक्टली यू रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, right? So I would recommend that you keep marking whatever important things I tell you. So let's start with a story. So before starting with the story, I'll just give you a brief summary so that you're interested. और जिनको बिल्कुल भी क्लास में कुछ समझ नहीं आया है, आज समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो। शैतानी कर रहे थे पीछे, बट कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। तो बेसिकली ये कहानी है लुइस मेलार्ड की। लुइस मेलार्ड जो है, इनको बताया जाता है कि ये जो है काफ़ी ट्रबल्ड हार्ट की मरीज़ है, हार्ट ट्रबल है इन्हें, और इसीलिए इनको एक न्यूज़ जो देनी है वो बहुत ही जेंटली देनी पड़ेगी। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है इनके हस्बैंड की डेथ की। तो इनकी सिस्टर है, मिसेस मेलार्ड की सिस्टर है जोसेफिन। उसे कहा जाता है कि भैया ये जो है अपनी बहन को बताएं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और एक रेल रोड डिज़ास्टर था जिसके तहत एक लिस्ट निकली है जिसमें ब्रेंटली मेलार्ड का भी नाम है। ब्रेंटली मेलार्ड इनका हस्बैंड है। और ये न्यूज़ लेकर कौन आया है जोसेफिन के पास? इनके फ्रेंड हैं रिचर्ड। किसके फ्रेंड है? ब्रेंटली मेलार्ड के फ्रेंड है रिचर्ड, जो कि ये न्यूज़ लेकर आए हैं जोसेफिन के थ्रू मिसेस मेलार्ड को बताने। और कहा गया है मिसेस मेलार्ड को बहुत ही जेंटली ये बताया जाए, क्योंकि भैया ऑलरेडी बहुत ट्रबल्ड हैं वो। शी इज़ ट्रबल्ड इन हर हार्ट। तो अब क्या है, जब उनको ये बात बताई जाती है, तो जैसे कभी भी आप ऐसी कोई एकदम शॉकिंग न्यूज़ सुनते हो तो आप एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करते हो। बट मिसेस मेलार्ड का रिएक्शन ऐसा नहीं था। मिसेस मेलार्ड का रिएक्शन था कि वो अचानक से रोने लग गई, है ना, अचानक से रोने लग गई। और उसके बाद जो है वो अपने कमरे में चली जाती हैं, कमरा बंद कर लेती हैं और अपनी सीट पे जाकर बैठ रही हैं। सामने उनकी विंडो है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं और एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मतलब शी इज़ नॉट सैड, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं, लेकिन उनको उस खुशी की भी गिल्ट हो रही है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो ये एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, वो सच में खुश हैं। और वो खुश क्यों हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड के जाने के बाद शी थिंक्स
एंड शी फील्स दैट नाउ हर लाइफ बिलोंग्स टू हर सेल्फ, कि उसे भैया किसी की देख रेख नहीं करनी, किसी को जवाब नहीं देना, और अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो एक उसके दिमाग में सब एकदम टर्मिलस स्टॉर्म टाइप का चल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, कि मेरा हस्बैंड मर चुका है। वो अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचती है कि अब आगे की लाइफ में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन, और अचानक से उसके मुंह से निकलता है फ्री फ्री फ्री, राइट। तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, इतना बेसिकली वो फाइनली ऐसा लगता है कि एक जॉयस मोमेंट में आई है। बट लास्ट में एक क्लाइमैक्स होता है। लास्ट में क्लाइमैक्स क्या होता है कि एकदम से एक बेल बजती, वो एकदम से कोई लैच खोलने की कोशिश करता है, कोई चाबी से दरवाज़ा खोल रहा होता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके हस्बैंड सामने आ जाते हैं, रिचर्ड मिलार्ड सामने आ जाते हैं, और उनको देखते ही जो मिसेस मिलार्ड हैं, जो हमारी लुइसी हैं, वो मर जाती है। और कहा जाता है कि वो इतनी खुश हो गई अपने हस्बैंड को देख के दैट शी डाइड, बट ट्रूथ इज समथिंग एल्स विच वी गेट थ्रू द स्टोरी। ट्रूथ इज कि वो बिल्कुल खुश नहीं होती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो सपना अभी देखा था, जो इंडिपेंडेंट लाइफ का पूरा उन्होंने सिनेरियो अपने दिमाग में बनाया था, वो एक सेकेंड में टूट गया, एंड शी कुडंट टेक इट, right? So let's start with the text. Knowing that Mrs. Millard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Afflicted मतलब होता है कि जो चीज़ आपको बहुत टाइम से पेन या ट्रबल कॉज कर रही है, तो बहुत टाइम से वो इस हार्ट ट्रबल से हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करी गई उनको उनकी हस्बैंड के डेथ के बारे में बताने में. It was her sister Josephine who told her. In broken sentences, veiled hints that revealed and half concealing. ये एक क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि उनको जो है न्यूज़ जेंटली बताने को क्यों कहा गया, बिकॉज शी वॉज अफ्लिक्टेड विद द हार्ट ट्रबल. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हु ब्रोक द न्यूज़ टू मिसेज मिलार्ड, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हर सिस्टर जोसेफिन. एंड हाउ डिड शी ब्रेक द न्यूज़ इन ब्रोकन सेंटेंसेस, वेल्ड हिंट्स, कि एकदम टूटे फूटे सेंटेंसेस में. वेल्ड हिंट्स मतलब छुपी हुई, वेल होती है ना, जिससे हम अपना मुंह ढक लेते हैं, जो या जो घूंघट होता है बेसिकली, या बुरखा होता है, तो वो सब वेल होती हैं. तो वेल्ड हिंट्स, छुपी हुई, कवर्ड हिंट्स में उसको बता रही हैं. दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग, हाफ आधी आधी तरीके से उस ट्रूथ को खोल रही हैं उसकी बहन. हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड्स वॉज देयर टू नियर हर. और कौन था उनके साथ? उनके हस्बैंड का दोस्त रिचर्ड था. दिस कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन. इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़ पेपर ऑफिस. एंड रिचर्ड्स कहाँ था, कहाँ से उसको न्यूज़ मिली? न्यूज़ पेपर ऑफिस से. व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ रेल रोड डिजास्टर वॉज रिसीव्ड. और क्या, कहाँ से उसको न्यूज़ मिली? बेसिकली न्यूज़पेपर ऑफिस से कि एक रेल रोड डिजास्टर हुआ है, और उसकी एक लिस्ट निकली है, उसमें ब्रेंटली मलार्ड्स नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड. तो सबसे पहला नाम ही ब्रेंटली मलार्ड का था. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram. लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हुआ, तो वो सेकंड टेलीग्राम का वेट कर रहा था. तो जब दूसरी बार भी हुई, तो वो फटाफट भागा बताने के लिए. And had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. और वो जल्दी से मिसेस मिलार्ड के पास जाने की उसने कोशिश करी, so that हेसन मतलब क्विकली, फोरस्टॉल्ड मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि कोई ऐसा इंसान मिसेस मिलार्ड को न्यूज़ ना देने चला जाए जो कि कम काइंड हो, जो कि ज़्यादा काइंड ना हो, ज़्यादा टेंडर ना हो, और कम केयरफुल हो, केयरलेसली उनको बता दे, क्योंकि वो हार्ट ट्रबल है उनको, और उनको कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे बता दिया तो, राइट. सो फोरस्टॉल मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट. She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. तो उन्होंने जो है मिसेस मलार्ड ने ये जो कहानी सुनी अपने हस्बैंड की डेथ की, वो वैसे नहीं सुनी जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल सुनते हैं किसी क्लोज वन की डेथ का. कैसे मोस्ट ऑफ द पीपल को कैसे पता चलता है, या वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने क्लोज वन की डेथ पे? दे बिकम पैरालाइज्ड. पैरालाइज मतलब एकदम नम हो जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया है. दे कैन नॉट एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉट हैज़ एक्चुअली हैपेंड. शी वेप्ट एट वंस विथ सडन वाइल्ड अबैंडनमेंट इन हर सिस्टर्स आर्म्स. तो वो जो है एक बार रोई और एकदम से रो पड़ी
और शी अबैंडन हरसेल्फ, अपने आप को एकदम छोड़ दिया, राइट, इन हर सिस्टर्स आर्म्स। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड मिसेस मिलार्ड रिएक्ट टू द न्यूज़? When the storm of grief had spent itself, she went away to her home alone. To her room alone. She would have no one to follow her. This can also be a question. What was her reaction? उसका आंसर क्या होगा? That she immediately started weeping with a wild abandonment in her sister's arms. And then she went alone in her room and had no one to follow her. There stood facing the open window a comfortable roomy armchair. और वहीं पर विंडो के साइड में एक आर्मचेयर थी. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach her soul. तो अब क्या हुआ कि वो वहाँ पर जाकर बैठ गई उस ओपन विंडो के पास, और बहुत ही कंफर्टेबल आर्मचेयर वहाँ पे पड़ी थी, उसमें शी सैंक, एकदम जाके गिर जाना किसी चीज़ में, आपको पता नहीं है कि क्या हो गया है, एंड यू जस्ट सिंक इन दैट फीलिंग. तो सिंकिंग इन द चेयर ऑल्सो मीन्स कि उसके अंदर ये सिंक हो रही है, ये फीलिंग सिंक हो रही है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है. सो प्रेस डाउन बाय फिजिकल एग्जॉस्शन, और फिजिकली वो बहुत थक गई थी, क्योंकि जब आप रोते हो तो आप फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो. दैट हॉन्टेड हर बॉडी, वो पूरी उसकी बॉडी ऐसे कुछ शिवर कर रही होगी, द टायर्डनेस, द फटीग हैज़ एंटर्ड हर बॉडी, द फटीग फ्रॉम इमिडिएटली क्राइंग एंड वीपिंग एंड सीम टू रीच हर सोल, और उसके सोल तक भी वो थकान पहुंच चुकी थी. एग्जॉशन मतलब थकान. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life. अब क्या है, ये देखो सिनेरियो कितना जल्दी चेंज हो गया. वो विंडो के सामने क्या देख रही है? वो विंडो के सामने हर चीज़ बहुत पॉजिटिव देख रही है, जैसे कि कोई नई जिंदगी हो, कोई नई जिंदगी उसको मिल गई हो. शी कुड सी इन द ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस द टॉप्स ऑफ ट्रीज दैट वर ऑल एक्विवर विद द न्यू स्प्रिंग लाइफ. एक्विवर मतलब ट्रेमलिंग. न्यू स्प्रिंग लाइफ, उसमें नए जीव आ रहे थे, उसमें नई बर्ड्स पैदा हो रही थी. द डिलिशियस ब्रेथ ऑफ रेन वॉज इन द एयर, और जो रेन की स्मेल थी वो भी डिलिशियस साउंड कर रही, वो स्मेल कर रही थी. इन द स्ट्रीट बिलो अ पेडलर वॉज क्राइंग हिज वेयर्स, और नीचे स्ट्रीट है उसमें एक पेडलर है, एक सेल्समैन है जो कि अपने वेयर्स मतलब अपने गुड्स, अपना सामान बेच रहा है. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. तो एक तरफ से गाने की आवाज़ आ रही है, एक तरफ से उसे न्यू स्प्रिंग लाइफ दिख रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों में, एक तरफ से उसे हल्की भीमी भीमी सी गानों की आवाज़ आ रही है, और बहुत सारी काउंटलेस स्पैरोज जो हैं वो ईव्स में ट्विटर कर रही हैं. ईव्स क्या होता है? जो बेसिकली पार्ट ऑफ रूफ होती है. ऐसे बिल्डिंग की शुरुआत में ऐसे नहीं, पार्ट ऑफ रूफ होती है, इस रूफ के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ चिड़िया आके बैठ जाती है बेसिकली. तो वहाँ पे जो है बहुत सारी काउंटर स्पैरोज बैठ के वो ट्विटर कर रही हैं. सो बेसिकली क्या है, ये पूरा सिनेरियो एक बहुत ही पॉजिटिव, एकदम न्यू लाइफ, एकदम फ्रेशनेस वाला सिनेरियो है. यहाँ मतलब बिल्कुल ऐसा सिनेरियो नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो ये जो सिनेरियो है, दिस इज अ मेटाफर, दिस इज अ सिम्बलिज्म of what she's actually feeling. She's actually not feeling sad. She's not very shocked by her husband's death, shocked in a bad way. She is welcoming something. She's welcoming an independence. She's welcoming a new life. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. तो clouds भी हैं बहुत सारे. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair. तो वो कैसे बैठी है? एकदम ऐसे, head thrown back upon the cushion of the chair, quite motionless. एकदम motionless बैठी, एकदम ऐसे relax करके नहीं बैठे, जैसे spa वगैरह कराने जाओ ऐसे आप बैठ जाते हो, तो एकदम relax होकर बैठी है. Quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her. But अचानक से सॉब आई. सॉब मतलब एक छोटी सी क्राई, रोना आया उसे, मन भर गया उसका एकदम से. एंड शुक हर, और एकदम से उसे शॉक लगा, दैट मुझे रोना आ रहा है. एज अ चाइल्ड हु हैज़ क्राइड इटसेल्फ टू स्लीप कंटिन्यूज टू सॉब इन इट्स ड्रीम. और उसको कैसा फील हो रहा था कि एक छोटे बच्चे की तरह फील हो रहा था, जो है पूरी रात रोता रहा
जब तक वो सोया नहीं और वो एक ड्रीम में चला गया रोते रोते. She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke repression and even a certain strength. तो ये इस लड़की को डिस्क्राइब करा जा रहा है, मिसेस मिलार्ड को डिस्क्राइब करा जा रहा है. मिसेस मिलार्ड कैसी हैं? वो यंग है. मिसेस मिलार्ड के कैरेक्टर में आ सकती हैं चीज़ें, या कैसे केट चॉपिन ने मिसेस मिलार्ड को डिस्क्राइब करा है. शी वॉज यंग, शी वॉज फेयर, उनका फेस बहुत ही ज़्यादा काम था. whose lines bespoke repression, लेकिन उनके चेहरों की जो लाइंस थी, जो रिंकल्स काइंड ऑफ छोटे मोटे आ गए होंगे, वो जो है रिप्रेशन दिखा रहे थे. मतलब कि कुछ उन्होंने मन के अंदर रखा हुआ है, रिप्रेस करा हुआ है, निकला नहीं है उनके मन के अंदर से. एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, लेकिन एक स्ट्रेंथ भी दिखा रहे थे, दैट शी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वुमेन. बट नाउ देयर वाज अ डल स्टेयर इन हर आईज. एकदम डल स्टेयर है, जैसे होता है ना, एकदम दीवार देख रहे हैं, आंखों में कोई एनर्जी नहीं है, डल स्टेयर है. But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue sky. तो सामने जो blue sky दिख रहे थे वो बस उसे देखी जा रही थी, एकदम एकटक देखी जा रही थी. It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. इस लाइन का क्या मतलब है कि वो जो है किसी रिफ्लेक्शन, मतलब वो कुछ सोच नहीं रही थी या कुछ अपने अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो जैसे एस्केप कर रही थी कोई एक इंटेलिजेंट थॉट जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी. वो उससे भाग रही थी उस क्लाउड्स को देखते देखते, वो सस्पेंड कर रही थी अपनी उस थॉट को. देयर वाज समथिंग कमिंग टू हर एंड शी वाज वेटिंग फॉर इट फियरफुली. मतलब कुछ आ रहा था उसके दिमाग में, वो वेट कर रही थी उसका, बट फियरफुली. फियरफुली क्यों? क्योंकि यार किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि नाउ शी विल बी वेरी सैड एंड नाउ शी विल क्राई एंड हर लाइफ हैज़ कम टू एन एंड. तो ऐसा सा फील होना चाहिए उसे, मगर उसे इसके एकदम विपरीत, इसके एकदम ऑपोजिट फील हो रहा है. शी इज़ नॉट फीलिंग दैट शी हैज़ लॉस्ट समवन, शी इज़ फीलिंग दैट शी हैज़ रीगेन्ड हर सेल्फ. तो इट्स नॉट दैट हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यही होता है, बट पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब मैन के पास कंट्रोल होता है तो अक्सर औरतें जो है रिप्रेस रह जाती हैं और वो सोसाइटी के इस डर में जीती रहती हैं दैट दे आर नॉट अलाउड टू bring happiness to themselves. They're not allowed to be independent. They're not allowed to feel happiness. तो अब उसे खुशी हो रही है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि उसे खुशी हो रही है कि अब उसके आगे की लाइफ उसे दिख रही है कि कितनी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, उसको किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा. राइट? इट्स बोथ वेज, इट कैन हैपन बोथ वेज. तो ये जो इंटेलिजेंट थॉट है ये उसको सस्पेंड कर रही है ताकि उसके दिमाग में ये थॉट बार बार ना आए कि शी इज़ फीलिंग फ्री. लेकिन कुछ आ रहा था और वो जो थॉट इसके दिमाग में आ रही थी उस थॉट से ये डर रही थी. शी वॉज fearful of that. It can be a question, why was she afraid to think about that thought? Because of society's pressure, because of a patriarchal society. They will expect Mrs. Mallard to keep crying and be very sad about it, but she's actually not feeling sad. She's actually feeling free and independent. What was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name, but she felt it, creeping out of the sky, reaching toward her through the sounds, the scents, the color that filled the air. क्या था वो? What thought was coming? She did not know. It was very subtle and elusive to name. मतलब बहुत ही subtle थी, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि वो consciously उसके husband की death हो गई and she is consciously thinking कि wow I am free, wow I am independent. No, she is not doing that. तो वो जो थॉट है वो बहुत ही सटल है, बहुत ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है कि वो उस थॉट को कोई नाम दे सके. बट शी फेल्ट इट, लेकिन उसको बहुत स्ट्रांगली वो फील हो रहा है. शी कैन फील इट इन हर गट, क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई. ऐसा लग रहा है वो थॉट एकदम इट इज कमिंग आउट, द होल क्लाउड इज कमिंग, क्लाउड ऑफ थॉट इज कमिंग एट हर.
रीचिंग टूवर्ड्स हर थ्रू द साउंड्स, द सेंट्स, द कलर दैट फिल्ड द एयर, और ये सब कुछ सिम्बॉलिकली उसके आसपास के एनवायरनमेंट से उसके पास आ रहा है, लाइक द न्यू स्प्रिंग लाइफ, लाइक द स्मेल्स ऑफ द स्ट्रीट, ये सब कुछ, ये फ्रीडम उसके जहन में इन सब चीज़ों के द्वारा सिम्बॉलिकली आ रहा है. Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to recognize this thing that was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will, as powerless as her two white, slender hands would have been. तो क्या हुआ कि एकदम से उसको वो फील हुआ, वो फीलिंग तुरंत उसके जहन में आई. She was beginning to recognize it. अब वो उस फीलिंग को पहचान पा रही थी. This thing that was approaching to possess her, this thought of freedom without her husband was possessing her, and she was striving to beat it back. लेकिन वो अभी भी लड़ रही है कि यार ये कैसी फीलिंग है यार, ये मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई और मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे फ्री फील हो रहा है, ये कैसी फीलिंग है. आई एम ट्राइंग टू बीट इट बैक बिकॉज वॉट विल द सोसाइटी से दैट आई एम हैप्पी बिकॉज माई हस्बैंड इज डाइड, that I'm going to enjoy my life. How will I face this feeling? What I am I a cruel person? And जब भी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है दैट मिसेस मलाड इज़ नॉट अ क्रूअल पर्सन, और ना ही ऐसा हर रिलेशनशिप में होगा कि एवरी वाइफ इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि ये एक बहुत ही पेट्रियार्कल रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोल का रिलेशनशिप होगा जहाँ पे उसे जहाँ पे उसे रिप्रेस करना पड़ा होगा अपनी फीलिंग्स को, जिस वजह से उसे ये हार्ट ट्रबल हो गया. हर हार्ट वॉज ऑलवेज इन ट्रबल. दिस इज एक्चुअली a metaphor, this is actually a hint the author is giving us at the very beginning of the story कि भाई उसके हार्ट ट्रबल में है. शी इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी पर्सन. So you have to remember this. Now because of all this scenario, now her husband's death is causing her to feel all these things. अब जब वो उसकी फीलिंग आ भी रही है तब भी शी इज़ अफ्रेड कि यार मैं कैसे खुश हो जाऊँ, कैसे मैं फ्री फील करूँ. So she is fighting that feeling back. She was striving to beat it back with her will, as powerless as her two white slender hands. लेकिन वो जितने पावरलेस उसके दो वाइट स्लेंडर कमज़ोर हाथ हैं, उतनी ही पावरलेस जो है उसकी फाइट है इस थॉट को हटाने में. वो नहीं हटा पा रही है थॉट, ये बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट है. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. और जब उसने छोड़ दिया अपने आप को, फ्री छोड़ दिया, जब अबैंडन कर दिया, फाइट करना छोड़ दिया अपनी फीलिंग्स से, तो उसके स्लाइटली पार्टेड लिप्स से क्या निकला? फ्री फ्री फ्री. वो ऐसे बैठी है और अचानक से उसके लिप्स पार्ट होते हैं और उसके मुंह से निकलता है फ्री फ्री फ्री. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी का एक थीम है कि what is Mrs. Millard actually feeling? She said it over and over under her breath, free, free, free. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. अब जो टेरर था, जो फियर था, वो भी जा चुका है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है. They stayed keen and bright. अब उसकी आंखें कैसी हो गई हैं? कीन और ब्राइट हो गई हैं. पहले कैसी थी आंखें उसकी? एकदम डल थी. लेकिन अब कैसी हो गई हैं जब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है? कीन और ब्राइट हो गई हैं. Her pulses beat fast and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. अभी तक वो बहुत exhausted, fatigue में, dull eyes में फील कर रही थी. बट जैसे ही उसने ये फीलिंग एक्सेप्ट करी, जैसे ही उसने एक्सेप्ट करा दैट येस आई एम फीलिंग फ्री एंड फ्री, वैसे ही उसकी पल्सेस फास्ट हो गई, उसका ब्लड सर्कुलेशन ने पूरा उसकी बॉडी को वार्म कर दिया और रिलैक्स कर दिया. एवरी बिट, एवरी इंच ऑफ हर बॉडी वॉज रिलैक्स्ड. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. Monstrous joy, ठीक है, ये एक ऑक्सीमोरन है कि monstrous भी है और joy भी है. So she did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. तो अब जो है उसका perception एकदम clear है, और अब जो है ये मॉन्स्टर्स जॉय है या नहीं है, ये क्राइम है या नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी बन गई उसके लिए, बहुत ट्रिवियल बन गई उसके लिए.
She knew that she knew that she would weep again when she saw the kind tender hands folded in death. और उसे ये भी पता था शी इज़ नॉट हार्टलेस. जब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखेगी और जब वो देखेगी कि एकदम मोशनलेस मेरा हस्बैंड है, तो उसे रोना आएगा. शी विल वीप. The face that had never looked save with love upon her, fixed and grey and dead. और वो चेहरा जब वो देखेगी अपने हस्बैंड का जो उसे इतने प्यार से देखता था, एंड नाउ इट इज़ जस्ट फिक्स्ड ग्रे एंड डेड, तो उसे रोना आएगा. शी विल फील दोज इमोशंस. बट शी सॉ बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट. लेकिन उस बिटर मोमेंट के बाद जब वो सब हो जाएगा एंड यू नो हिज हस्बैंड हर हस्बैंड विल बी गॉन, उसके बाद की वो ज़िंदगी ज़्यादा देख रही है. Beyond that bitter moment, a long procession of years to come that would belong to her absolutely. तो वो उन सालों को देख रही है जो आने वाले साल सिर्फ उसको बिलोंग करेंगे. And she opened and spread her arms out to them in welcome. And she spread her arm and she said that welcome, you know, welcome the free life. There would be no one to live for her during those coming years. She would live for herself. कि कोई भी नहीं होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी पड़ेगी. शी वुड जस्ट लिव फॉर हर सेल्फ. देयर वुड बी नो पावरफुल विल बेंडिंग हर्स इन दैट ब्लाइंड परसिस्टेंस with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. तो कोई भी एक पावरफुल विल नहीं होगी. बेसिकली शी इज टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड ऑफ मैरिज, राइट. There would be no powerful will bending hers in that blind persistence. कि कोई भी उसे बाउंड नहीं करेगा, कोई भी उसकी विल को बेंड नहीं करेगा, अपनी तरफ नहीं मोल्ड करना चाहेगा. With which men and women believe they have a right to impose अ प्राइवेट विल अपॉन अ फेलो क्रिएचर. तो शादी का एक बॉन्ड ऐसा हो जाता है ना, लीगली एक ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे मैन और वेमेन दोनों को लगता है कि अब तो उनका हक है अपनी विल दूसरे पर्सन पे इम्पोज करने का. तो वो उस बॉन्ड से फ्री हो गई है, इस स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज से फ्री हो गई है. अ काइंड इंटेंशन और अ क्रूअल इंटेंशन मेड द एक्ट सीम नो लेस अ क्राइम एज शी लुक्ड अपॉन इट इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन. लेकिन ये पूरा एक्ट उसको एक क्राइम जैसा लग रहा था. You know, how can she feel such things? How can she feel so happy? How can she feel so independent, so free? And how can she look beyond that bitter moment? And yet she had loved him sometimes, right? तो ये sentence बहुत important है students कि she had loved him. The author is saying ऐसा नहीं उसने प्यार नहीं करा उससे, sometimes, कभी कभी करा. मतलब ज़्यादातर नहीं करते थे, ज़्यादातर उनका रिलेशन अच्छा नहीं था. Often she had not, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं करती थी. What did it matter? What could love, the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion, which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? तो ये love और ये ना love करना या थोड़ा love करना ये क्या है? ये एक unsolved mystery है और ये इसके सामने कितनी trivial है जो कि self assertion उसमें आई है, जो कि self love उसमें आया है और वो उसके स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स बन गई है. उसकी पूरी एग्जिस्टेंस की ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स बन गई है कि शी विल लिव फॉर हर सेल्फ. फ्री बॉडी एंड सोल फ्री. She kept whispering. She's like, I'm free. My body, my soul is free. Free from all the relations, free from this bond of marriage which has imposed her to love her husband. क्योंकि ये तो imposition थी, उसको प्यार था ही नहीं अपने husband से, क्योंकि उनका relation ऐसा होगा, क्योंकि उसने अच्छे से treat नहीं करा होगा उसे. एंड ये एक बहुत ही पेट्रियार्कल सेटअप की बात है. और ये ज़रूर याद रखना कि ये स्टोरी किस टाइम पीरियड पे लिखी है, राइट. तो लेट 1800s में वो ज़िंदगी नहीं थी जो ज़िंदगी आज है, राइट. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट लाइफ. एंड आज भी बहुत women, you know, we see our parents, we see our relatives, most, you know, those are not happy in this marriage. So she's like, free body and soul free. Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. And Josephine, her sister, was worried about Louisie. And she was kneeling before the closed door and she was just whispering, Louisie, open the door. I beg, open the door. You will make yourself ill. What are you doing? For heaven's sake, open the door. So she is worried. वो कहती भैया दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया, अकेली बैठ गई हो, बंद कर लिया दरवाज़ा. But she's like, okay, I'm okay. She said, go away, I'm not making myself ill.
right? That move from here. I'm not making myself ill. No, she was drinking in a very elixir of life through that open window. She was not making herself ill. Actually, वो क्या कर रही थी? वो विंडो से एक नई जिंदगी को ब्रीद इन कर रही थी. She was breathing in a new life from her window. Her fancy was running riot along those days ahead of her. तो वो जो है उसकी फैंसी चल रही है, उसकी इमेजिनेशन चल रही है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होने वाली है. स्प्रिंग डेज, स्प्रिंग किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? स्प्रिंग रिप्रेजेंटेशन है न्यू लाइफ का. नए पत्ते आते हैं, राइट? पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, हरियाली हो जाती है, न्यू लाइफ का है. एंड समर डेज विंटर्स के बाद समर्स आती है, रोशनी आती है, डार्कनेस के बाद लाइट आती है. एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज दैट वुड बी हर ओन, और बाकी सारे दिन जो सिर्फ उसके अपने होंगे, हर ओन. शी ब्रीद अ क्विक प्रेयर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग, और उसने अब एक प्रेयर करी कि भैया मेरी ज़िंदगी लंबी रखना, सो दैट आई कैन बी दिस फ्री पर्सन एंड empowered woman living for herself for a long time. It was only yesterday she had thought with a shudder that life might be long. और उसने अभी कल ही ये सोचा था, बहुत ही शडर के साथ, बहुत ही मतलब उसका शी वॉज नॉट मीनिंग for her life to be long, but now because she has to live just for herself and every day in future will be her own, so she now prayed that may my life be long. She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was a feverish triumph in her eyes. एक बहुत ही feverish triumph, ये भी एक oxymoron है, right? कि feverish भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ा गिल्ट भी है कि वो क्या फील कर रही है, लेकिन विक्ट्री भी है क्योंकि उसने आगे की अपनी लाइफ बहुत अच्छी देख ली है. एंड शी कैरीड हर सेल्फ अनविटिंगली लाइक अ गॉडेस ऑफ विक्ट्री, और एक विक्टोरियस वुमन के साथ विक्टोरियस वुमन की तरह अपने आप को वो कैरी कर रही है. शी क्लैस्प्ड हर सिस्टर्स वेस्ट एंड टुगेदर दे डिसेंडेड द स्टेयर्स, और वो अपनी सिस्टर के साथ नीचे जाती है. रिचर्ड स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम, रिचर्ड नीचे वेट कर रहे हैं. समवन वॉज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की, कोई उनको दरवाजे की तरफ देखते हैं और कोई लैच की से दरवाज़ा खोल रहा है. इट वॉज ब्रेंटली मलाड हु एंटर्ड. भैया उनके पतिदेव उनके साक्षात सामने आ गए. A little travel stained, composedly carrying his grip sack and umbrella. बहुत ही travel stained थे. He was carrying his grip sack and an umbrella. He had been far from the scene of accident. तो वो accident के scene से बहुत पार था and did not even know there had been one. और उससे पता भी नहीं था कोई accident हुआ है. He stood amazed at Josephine's piercing cry. Josephine कस के चिल्ला दिया, उसने कि she was happy that he is back. At Richard's quick motion to screen him from the view of his wife, and Richard quickly moved to screen him from the view of his wife. But क्योंकि रिचर्ड को पता है कि वो उसका ट्रबल्ड हार्ट है और अचानक से उसे कोई भी न्यूज़ नहीं देनी है, बट वो उसको स्क्रीन नहीं कर पाया, वो उसे छुपा नहीं पाया. बट रिचर्ड वॉज टू लेट. When the doctors came, they said she had died of heart disease, of joy that kills. तो अब क्या हुआ? That Mrs. Millard died. Mrs. Millard collapsed at seeing her husband. तो Mrs. Millard collapse नहीं हुई. Mrs. Millard स्टोरी में लिटरली कोलैप्स हो गई हैं, बट इसका मेटाफोरिकल मतलब क्या है कि उनकी ये पूरी ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ लिविंग हर लाइफ एट हर ओन टर्म्स, ये सब शैटर हो गए, ये सब एकदम ख़त्म हो गए हैं. ऑफ द जॉय दैट किल्स, राइट? कि ये जो जॉयस लाइफ इन्होंने इमेजिन कर ली थी वो मर चुकी है. वो इस ड्रीम को रिचर्ड मलार्ड ब्रेंटली मलार्ड की एंट्री ने, ही हैज किल्ड हर ड्रीम. सो दिस इज़ इट. एंड इसके थीम्स क्या हैं? इसके थीम्स हम स्टोरी के साथ साथ ही डिस्कस कर रहे हैं. यही सब इसके थीम्स है, दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन को फ्रीडम नहीं है. शी इज़ अ वेरी रिप्रेस्ड पर्सन. एंड कैसे पेट्रियार्कल सेटअप से दूर, मैरिज से दूर एक सेटअप मिसेस मिलार्ड के लिए इमेजिन करना कितना खूबसूरत होता है व्हेन शी सीज दैट नाउ शी लिव हर लाइफ फॉर हर सेल्फ. एंड ऑब्वियसली ये एक फेमिनिस्ट स्टोरी है जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया गया दैट हाउ शी इज़ फाइटिंग विद हर ओन फीलिंग्स, फाइटिंग विद द एक्सेप्टेंस कि वो खुश कैसे हो जाए.
but then she comes up with this that she sees her life for herself, कि वो देखती है मगर लास्ट में क्या होता है कि she again comes back to those shackles. I have just seen the question paper, previous year question paper में बेटा क्या question आया था, एक क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक शॉर्ट MCQ आया हुआ है इस स्टोरी से. दैट इज वाई द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम. इन द शॉर्ट स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन आवर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर डिड मिसेस मिलाड डाई ऑफ. इसमें ऑप्शंस है हर इल हेल्थ, द टॉर्चर बाय हर हस्बैंड, जॉय दैट किल्स, फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स. तो आई होप आपको ये आंसर पता है. इसका आंसर है जॉय दैट किल्स. राइट. स्पेसिमेन पेपर में इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है लॉन्ग में. राइट. तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार ये आ सकता है. लेट्स सी इफ माय प्रेडिक्शन इज राइट और रॉन्ग, बट इस स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन फॉर मिसेस मिलाड्स डेथ in the story of an hour? In a short paragraph of about 100 to 150 words, explain why her death might be considered ironic. तो उनकी डेथ आयरॉनिक क्यों है? ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है. तो क्या रीज़न है उनकी डेथ का? वो रीज़न उनकी डेथ का तुम लोग को समझाना पड़ेगा कि उनकी डेथ का रीज़न है दैट हर ड्रीम्स वर ब्रोकन. शी वॉज वेरी जॉयफुल when she realized that now she will be living her own life. But as soon as the husband enters, she collapses because her dreams are collapses. And you also mentioned that the dreams and her death, the death is a metaphor for the death of her dreams of her independent life, right? And why is her death ironic? क्योंकि basically डॉक्टर जो कहते हैं वो कहते हैं कि खुशी से मर गई, दैट शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर हस्बैंड बैक, बट एक्चुअली इट इज़ आयरॉनिक बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी. एंड वी हैव एन एंटायर मोनोलॉग, वी हैव एन एंटायर list of her feelings where she was feeling that she is entering a new life. But as soon as the husband enters, the dream of the new life is collapsed, and hence Mrs. Millard collapses, right? So I hope this story is clear to you, and if you have any doubt you can comment, and I will make sure that I reply to each and every comment. Personally you can ask the questions, and please remember to prepare this story really well. So let's meet with another video with another important short story or poetry or tempest, right? So I'll be covering the whole course. Don't forget to like the video, subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.